हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैदर इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक एसी कंपनी की। ऑफ कोर्स गर्मियाँ आ रही हैं तो एसी स्टॉक्स के ऊपर काफ़ी डिस्कशंस चल रहे हैं और स्पेशली इस बार हीट वेव का काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शन है। तो एसी स्टॉक्स एज आई सेड कि थोड़ा सा रैली भी हुआ है रिसेंट टाइम्स में और इसकी बहुत बातें हो रही हैं कि इज़ दिस अ गुड लॉन्ग टर्म बेट, बिकॉज इंडिया में बहुत कम पेनिट्रेशन है एयर कंडीशंस का। इंडिया इज़ अ हॉट कंट्री ओवरऑल, राइट, विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बाकी कंट्रीज, बाकी सिमिलर इकोनॉमीज देखें उसमें, राइट। तो ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशन है जैसे जैसे आवर पर कैपिटा इनकम इज़ इंक्रीजिंग एंड जैसे जैसे आवर वेल्थ इज़ इंक्रीजिंग एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ मोर डेवलप्ड इकोनॉमी, तो एयर कंडीशन जो है वो उसका जो पेनिट्रेशन है और उसका जो यूज़ है वो बढ़ता रहेगा और वो बढ़ भी रहा है, राइट। उसका अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ये इंडस्ट्री जो है ये, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो है ये दिस इज़ अ वेरी फास्ट ग्रोइंग मार्केट इन इंडिया, ठीक है। लेकिन अगर हम यही चीज़, यही स्टोरी को जब हम स्टॉक्स में देखते हैं, स्पेशली लास्ट 2 साल में या 3 साल में देखते हैं, तो स्टॉक परफॉर्मेंस इन एसी मार्केट्स हैव नॉट बीन वेरी गुड, ठीक है। अगर हम बड़े बड़े एसी प्लेयर्स जैसे वोल्टास को देखें या लॉयड जो हैवेल्स के पास है या फिर हिताची को देखें और ब्लू स्टार, तो ये सारी कंपनीज को देखें तो ओवरऑल ऐसा जिस हिसाब से मार्केट का अमेजिंग परफॉर्मेंस था, तो इन कंपनीज का परफॉर्मेंस ठीक था लेकिन उतना अच्छा नहीं था एक्सेप्ट ब्लू स्टार। तो अब एक्सेप्ट ब्लू स्टार में क्यों बोल रहा हूँ, वो यही चीज़ मेरे को आपको बात करनी है। जैसे अब अगर हम ये मेजरली 4 कंपनीज जो इस एयर कंडीशनिंग मार्केट में लिस्टेड हैं और जो बड़े प्लेयर्स हैं, राइट, तो उसमें से अगर आप देखेंगे तो ब्लू स्टार जो है वो उसी का परफॉर्मेंस एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। मतलब आप क्लियरली वो ब्लू कलर ब्लू स्टार को जो दिया है मेरे पोर्टल ने investindia.in में, तो वो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये 250% का ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर्स में इस स्टॉक का, राइट। और जबकि बाकी अगर हम वोल्टास देखें या फिर अगर हम हैवेल्स देखें तो इट हैज़ बीन अराउंड 50%, और हिटाची तो एक्चुअली नेगेटिव है, राइट, -50% ग्रोथ है। ब्लू स्टार ने अलग क्या किया? वाई दिस स्टोरी ऑफ अंडर पेनिट्रेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग एंड एवरीथिंग इज नॉट वर्किंग फॉर वोल्टास, इज नॉट वेरी मच वर्किंग फॉर हैवेल्स और हिटाची, बट वर्किंग फॉर ब्लू स्टार? तो क्या अलग है उसमें? तो ऐसे 3-4 हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और ब्लू स्टार को डिटेल में यहाँ पर इस वीडियो में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा 5G थॉट प्रोसेस रहता है, राइट, फाइनेंशियल्स होता है, इंडस्ट्री होता है, वैल्यूएशंस होता है, E फॉर एंटरप्राइज होता है एंड G फॉर गवर्नेंस होता है। तो उस सभी फैक्टर्स पे वी विल ट्राई टू एनालाइज दिस स्टॉक। थोड़ा लंबा वीडियो है, अगर आपको देखना है तो 1.5x पे देख सकते हैं। तो जैसा मेजरली एक एयर कंडीशनिंग कंपनी है ब्लू स्टार, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, और एक थर्ड बिजनेस भी है उनका, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स, B2B प्रोजेक्ट्स भी दे डू, राइट, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो 18 कंट्रीज़ में प्रेजेंस है, 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 4000 चैनल पार्टनर्स हैं, 1200 के आसपास सर्विस एसोसिएट्स हैं। तो एक अच्छा ब्रांड है। और ब्लू स्टार आई एम श्योर सबने नाम आपने सुना होगा, अच्छे खासे एडवर्टाइजमेंट्स चलते रहते हैं, राइट, तो एक अच्छा नाम है। 7 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स जो हैं, 2 हिमाचल में हैं, 2 महाराष्ट्र में है, एक गुजरात में है। एक नया श्री सिटी प्लांट इन्होंने क्या कहते हैं खोला है, आई थिंक नियर हैदराबाद, और वो काफ़ी बड़ा प्लांट है। इट इज़ आई थिंक वन ऑफ देयर बिगेस्ट प्लांट, ठीक है। और उसकी वजह से इनकी ओवरऑल कैपेसिटी हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड एंड देयर डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड, ठीक है। फिर दादरा में भी एक प्लांट है इनका। तो इस तरह से इनके 7 प्लांट्स हैं एंड मेजरली इनके सब एयर कंडीशनिंग के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डीप फ्रीजर्स बनाते हैं, स्टोरेज वाटर कूलर्स बनाते हैं। तो इस तरह का प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं। तो अब मेजरली प्रोडक्ट्स कैसे हैं, देखो 3 मेजर सेगमेंट्स हैं इनके। तो फर्स्ट सेगमेंट है इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, राइट। तो इसमें अब ये B2B टाइप के और प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। इसमें कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी इसी में आता है कि कोई कमर्शियल स्पेस में जैसे अपना सेंट्रलाइज एसीज लगते हैं ना कंपनीज़ में, या तो उस तरह के वो काम करते हैं ये। और ये कुछ इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम नॉट जस्ट एयर कंडीशनिंग थिंग, राइट, उसके अलावा भी डिफरेंट टाइप के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वो भी करते हैं। और उसके भी कुछ डिटेल्स में बताऊँगा आपको। फिर बाकी आफ्टर सेल्स सर्विस और इंटरनेशनल बिजनेस ऑल्सो कम इन टू दिस सेगमेंट। फिर सेकेंड है यूनिटरी प्रोडक्ट्स। वोल्टास भी वेरी सिमिलर है। वोल्टास में भी आप देखेंगे तो उसका भी ऐसे EMP इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स करके एक डिवीज़न है, फिर एक यूनिटरी प्रोडक्ट्स डिवीज़न है। तो यूनिटरी प्रोडक्ट्स बेसिकली इज अ B2C डिवीज़न, राइट। तो हम जो एसीज खरीदते हैं मेजरली, हमारे जैसे लोग जो हैं वो
उसमें आता है। तो कूलिंग एंड प्योरीफिकेशन अप्लायंस, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, जो शॉप्स वगैरह पे रेफ्रिजरेशन के सिस्टम्स होते हैं, जो फ्रीजर्स होते हैं, वो भी इसी में इनका आता है। तो अगर हम रेवेन्यू वाइज देखें तो ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू इनका फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल से आता है, ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल भी है और कमर्शियल भी है, एंड 46% यूनिटरी, और थर्ड जो है इनका एक और है प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम। इसके बारे में बट वो छोटा है, वो दैट इज जस्ट 4% ऑफ देयर करंट रेवेन्यू, बट प्रॉफिट उनका थोड़ा ज़्यादा आता है, वहाँ से 8% का प्रॉफिट आता है। तो विल डिस्कस अबाउट इट मोर इन डिटेल, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल की बात करें, राइट, तो इसमें करते क्या है, इसमें डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट टाइप के प्रोजेक्ट, ईपीसी प्रोजेक्ट्स जो बोलते हैं, राइट, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, राइट, तो लार्ज सेंट्रल एसीज, वेंटिलेशन प्रोजेक्ट्स करते हैं, प्लम्बिंग प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, फायर फाइटिंग प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, वाटर प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन भी करते हैं। अब ये तो एयर कंडीशनिंग से कुछ लेना देना है नहीं, अगर मतलब एक मेजरली देखा जाए तो, बट ये सब करते हैं। और ये यही चीज़ वोल्टास भी करता है, और वोल्टास के ग्रोथ ना होने का ये बहुत बड़ा सेगमेंट रहा है, और इनके ग्रोथ होने का भी ये बहुत बड़ा सेगमेंट रहा है। तो ये फर्स्ट जो मैंने कहा 4-5 पॉइंट बताऊंगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें इन्होंने कैसे अपने आप को एक फ्लेक्सिबिलिटी में चेंज किया है इन्होंने अपने सेक्टर को, जो वोल्टास शायद नहीं कर पाया। वोल्टास की ये जो सेगमेंट है, ठीक है, ये उनका लॉस मेकिंग सेगमेंट है अगर हम लास्ट 1-1.5 साल से देखें, तो उसकी वजह से वोल्टास स्टॉक हैज़ नॉट बीन डूइंग वेल। लेकिन ये जो है इनके लिए ये सेगमेंट अच्छा कर रहा है। अभी देखो आपने इन्होंने कैसे अपने आप को चेंज किया। ये पहले कमर्शियल बिल्डिंग्स पे फोकस थे, 48% रेवेन्यू इनका कमर्शियल बिल्डिंग से आता था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स का, ठीक है, और बाकी सब चीज़ें से थोड़ा थोड़ा आता था। अब इन्होंने कैसे उसको कम किया, कमर्शियल बिल्डिंग से 23% कर दिया, मेट्रो रेल से के इलेक्ट्रिफिकेशंस और प्रोजेक्ट्स जो है ये सारी चीज़ों से इनको 22%। तो रेवेन्यू कितना ज़बरदस्त इनका मेट्रो से फोकस किया इन्होंने रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पे फोकस किया, जो पहले 0 था, 14% इनका रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है इस सेगमेंट में, जो कि 50% है उसका, राइट। फिर इंडस्ट्रियल से भी इन्होंने बढ़ाया, इन्होंने फिर हेल्थ केयर में भी थोड़ा कम किया, हेल्थ केयर में, वाटर सेगमेंट में इन्होंने सेगमेंट अपना वो बढ़ाया। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस किए हैं अपने सेगमेंट्स में, ठीक है। और मेट्रो जैसे रेलवे प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ये, और आपको पता ही है रेलवे प्रोजेक्ट्स का जो कर रहा है उसका ग्रोथ रेट किस तरह से मार्केट उसको पसंद कर रहा है। अगर कोई भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स कर रहा है और या उसकी कैपेबिलिटी है रेलवे के साथ प्रोजेक्ट्स करने की, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग अ लॉट एंड पुटिंग लॉट ऑफ मनी इन रेलवेज, तो इसलिए वो भी ये कर रहे हैं, और इसकी वजह से इनका काफ़ी सेगमेंट ब्रेकडाउन चेंज हुआ है, और इसलिए इनका प्रॉफिट्स भी इंप्रूव हुए हैं और रेवेन्यू भी इनका बढ़ा है इस सेगमेंट में। तो ग्रोथ भी आई है इस सेगमेंट में, जो कि वोल्टास सिमिलर दे डू थिंग्स बट दे कुडंट डू थिंग्स लाइक दिस। फिर इनके अंडर ऑफ कोर्स इसके अंदर वो कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी आते हैं। अब इसके अंदर ये मतलब रेलवे के, मेट्रो रेल वगैरह के कमर्शियल उनके एयर कंडीशनिंग भी करते हैं। मेट्रो में तो एयर कंडीशन होता है, तो वो भी सिस्टम सेटअप करते हैं, ये इलेक्ट्रिफिकेशन भी करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी दे बेसिकली उसके अंडर हैं कि कमर्शियल एयर कंडीशनिंग में डिफरेंट थिंग्स दे डू, राइट। दे ऑल्सो सी आफ्टर सेल्स सर्विस ऑफ दिस, राइट। तो वो भी PSU गवर्नमेंट के लिए इंडस्ट्रियल हॉस्पिटल्स वगैरह में कोई आफ्टर सेल्स सर्विस है, या रेफ्रिजरेशन डेयरी वगैरह में जो यूज़ होता है रिटेल में, फार्मा में, तो वो सारा भी इसके अंडर इनके पास आता है, ठीक है। करंटली 3900 टाउन्स जो हैं, ये 2 मिलियन सर्विस कॉल्स है ईयर दे मैनेज करंटली इन दिस। फिर दे ऑल्सो हैव ए इंटरनेशनल सेगमेंट ऑल्सो इन दिस, जो 50% इनका रेवेन्यू आ रहा है। तो इंटरनेशनल से भी दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन मिडल ईस्ट मार्केट्स, एशियन मार्केट्स, सार्क रीजन्स पे, ठीक है। इन्होंने कतार में भी दे हैव ए सब्सिडरी, राइट। दे ऑल्सो हैव ए सब्सिडरी इन US, यूरोप एंड युगांडा। तो ये सब चीज़ें इनकी हैं। तो अब एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, राइट, तो इनका एक्सपोर्ट ट्रेंड देखें तो 452 4 तो मतलब एक फ्लैट टिश एक्सपोर्ट रहा है। FY21 में ऑफकोर्स गिरा बिकॉज ऑफ कोविड, लाइक, बट जिस तरह से डोमेस्टिक रेवेन्यू बढ़ रहा है उस तरह से एक्सपोर्ट रेवेन्यू ग्रो नहीं हो रहा। FY22 में से FY23 में भी देखें, राइट, और मतलब वो कुछ भी आपको खास ग्रोथ इसमें नहीं दिख रही है, और यही चीज़ परसेंटेज में भी दिख रही है। तो 10% हमेशा रहा है, 11 हुआ और फिर अब 8% हो गया। तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू एक्चुअली गिरा है। लेकिन जब इनसे अर्निंग कॉल में ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है, स्पेशली इन मिडल ईस्ट में दे आर फोकसिंग अ लॉट एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इट अ लॉट, तो आपका इफ़ यू लुक एट मीडियम 4 to 5 6 ईयर्स में, तो क्या आप मतलब एक्सपोर्ट पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, स्पेशली ऑन कमर्शियल एयर कंडीशनिंग साइड पे फोकस कर रहे हैं वो वहाँ पे। तो इन्होंने जो है, इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पिरेशन बोला है कि भाई हमारा एस्पिरेशन है कि हम $500 मिलियन 3 ईयर के टाइम में, 3 ईयर टाइम फ्रेम में $500 मिलियन एक्सपोर्ट से करेंगे। $500 मिलियन का क्या मतलब होता है? ऑलमोस्ट 4000 करोड़ रुपए। और अभी कितना है? अभी 634 करोड़ है। तो मतलब एक बहुत बड़ा एस्पिरेशन नंबर दिया है,
राइट। $500 मिलियन अगर हम बात करें तो इनका ऑलमोस्ट $1 बिलियन का रेवेन्यू है साल का। और ये कह रहे हैं उसमें से 50%, मतलब अगर वो बढ़ा, वो भी बढ़ेगा ऑफकोर्स, बट स्टिल ऑलमोस्ट अभी का FY23 का 50% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आएगा नेक्स्ट 3 ईयर्स में। तो एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट की ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। दिस इफ वी विल, अब ये अगर आप सब एनालिस्ट हैं अगर और स्टॉक को ले रखा है या सोच रहे हैं, तो ये अब ट्रैक करने का नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगेन मार्केट लव दिस इज अ सेकंड पॉइंट कि एक्सपोर्ट में काफ़ी बड़ा एक एस्पिरेशन सेटअप किया है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है कि स्टॉक हैज़ डन वेल। तो ऑर्डर बुक हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड राइट फॉर देम, राइट। अगर हम देखें ऑर्डर जो है कंसिस्टेंटली उनकी ऑर्डर बुक लास्ट 1-2 साल में 3,900 4,250 करोड़ इन 9 मंथ्स हैज़ डन वेल, और कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर्स है बिकॉज ऑफ दैट हैज़ ऑल्सो डन वेल इन दिस सेगमेंट जो इनका EMP सेगमेंट है। अब हम बात करते हैं सेकेंड जो कि AC सेगमेंट है, जैसे जो हमें क्रोमा पे या कहीं पर ऑनलाइन वगैरह जो हम AC खरीदते हैं इनके, वो सेगमेंट ये वाला है जो कि यूनिटरी मेथड बोला जाता है। इसमें ऑफकोर्स इनके सब AC, विंडो AC, पोर्टेबल AC, सब ACs इनके हैं, राइट। इनके पास एयर कूलर्स भी हैं, वाटर प्योरीफायर्स भी हैं, तो ये सब इसके अंडर इनके पास आते हैं। 8,500 आउटलेट में इनका प्रेजेंस है, राइट। एंड तो वो सारी चीज़ें करते हैं, मतलब कुछ अलग से नहीं है। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन भी, जैसे विजी कूलर्स होते हैं, डीप फ्रीजर्स जो शॉप्स में यूज़ होते हैं या जगह पे यूज़ होते हैं, तो वो भी इसी के अंडर आता है। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, वो कमर्शियल एयर कंडीशनिंग अलग है और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन अलग है, समझना है आपको। कमर्शियल एयर कंडीशनिंग जो आता है वो अपना EMP सेगमेंट में आ रहा है, जो जैसे मेट्रो के अंदर AC है या फैक्ट्रीज़ में AC है या कंपनीज़ में AC है, वो उसमें आता है। लेकिन जो रेफ्रिजरेशन है, जो कूलर्स हैं, फ्रीजर्स हैं, राइट, तो वो सारा वो भी काम करते हैं। तो मतलब रेफ्रिजरेटर्स भी बनाते हैं एयर कंडीशनर्स के अलावा, राइट। तो वो जो है बट कमर्शियल, तो इनके वैसे रेफ्रिजरेटर नहीं है। ब्लू स्टार का आपको फ्रिज नहीं मिलेगा अगर हम शॉप पे जाएंगे, AC मिलेगा, बट ब्लू स्टार के फ्रिज मिलेंगे आपको अगर आप रेफ्रिजरेशन में, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में जाएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वाटर कूलर्स वगैरह इनके यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो दे आर सेइंग कि दे डीप फ्रीजर्स, स्टोरेज वाटर कूलर्स और मॉड्यूलर कोल्ड रूम्स में दे हैव अ लीडरशिप, मार्केट लीडरशिप। और आपको दिखेंगे भी अगर आप किसी शॉप वगैरह में जाएंगे तो ब्लू स्टार के काफ़ी बार आपको ये दिखते हैं। ओवरऑल इनका जो RAC सेगमेंट है, जो रिटेल AC सेगमेंट है बेसिकली, तो उसमें मार्केट शेयर, दिस इज द थर्ड चीज़ जिसकी वजह से कंपनी हैज़ डन वेल इन लास्ट 3-4 ईयर्स एंड अदर्स हैव नॉट डन वेल, कि इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है इन एयर कंडीशनिंग। 12.3% मार्केट शेयर था, 13.5% मार्केट शेयर हो गया है। एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स कि 15% हो जाएगा FY25 तक, मतलब इस साल जो चल रहा है इसमें 15% का एक्सपेक्टेशन है। 13.75% ऑलरेडी इन्होंने बोला है कि 9 मंथ्स का जब तक का रिजल्ट आया है, जब तक ये हो चुका है, ठीक है। तो ये थर्ड चीज़, राइट, जो इनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से एज आई सेड कि मोट की तरह कहा जा सकता है, और जो आई एम श्योर कि एनालिस्ट को अच्छा लगा और स्टॉक हैज़ डन वेल बिकॉज ऑफ दैट। तो मार्केट शेयर हैज़ इम्प्रूव्ड एंड देयर कमर्शियल रेफ्रिजरेशन ऑल्सो दे हैव डबल्ड इट्स कैपेसिटी बिकॉज इनकी काफ़ी अच्छी डिमांड आई है इनको QSR स्पेस में, क्योंकि QSR स्पेस हैज़ डन वेल। रिटेल स्पेस इन इंडिया इज डूइंग वेल, तो वहाँ पे भी दे हैव इन्वेस्टेड लाइक 130 करोड़ इन प्लांट एक्सपेंशन। एंड वाड़ा जो हमारा महाराष्ट्र में इनका प्लांट है, तो वहाँ पर भी अच्छा खासा ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और डबल किया है इन्होंने अपनी कैपेसिटी को। और थर्ड इनका जो सबसे छोटा सेगमेंट है, जिससे ऑलमोस्ट लाइक 5% ही इनका रेवेन्यू आता है, एक नया भी है इनके लिए वो सेगमेंट, ठीक है। तो विच इज़ बेसिकली प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स ये बनाते हैं। इसमें थोड़ा हेल्थ केयर में भी हैं, डेटा सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ये क्रिएट करते हैं, राइट। और एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, सिस्टम इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस बेसिकली ये उसमें देते हैं, ठीक है। और इसमें इनका जो प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह हैं वो थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, अगर हम ओवरऑल बात करें आगे, तो EMP फर्स्ट सेगमेंट जो था उसमें 7 to 7.5% का इनका ऑपरेटिंग मार्जिन का गाइडेंस है। जो इनका सेकंड सेगमेंट है यूनिटरी प्रोडक्ट, उसमें 8 to 8.5% का ऑपरेटिंग मार्जिन की ये बात करते हैं, ठीक है। तो अब ऑफ कोर्स इनकी डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इज ऑब्वियसली दे आर बिग ब्रांड, इंप्रूविंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और एड स्पेंड भी बढ़ा रहे हैं। सोर्सिंग हैज़ इम्प्रूव्ड, दे आर डूइंग मोर एंड मोर मैन्युफैक्चरिंग देमसेल्व्स, स्पेशली लाइक इनिशियली साइड एक नया प्लांट सेटअप किया इन्होंने हैदराबाद के पास, वो काफ़ी बड़ा उसका उनका सेगमेंट, मतलब उससे काफ़ी उनको बेनिफिट हुआ कि ये मोर एंड मोर कंट्रोल आया इनको मैन्युफैक्चरिंग पे, राइट। और RAC में मास प्रीमियम प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दे आर डिस्ट्रीब्यूशन इनका कंसिस्टेंटली सेट हो रहा है अच्छे से। इनका सेगमेंटेशन अच्छा है, नॉर्थ एंड ईस्ट से 39% आता है, 33% वेस्ट से आता है, 28% साउथ से आता है। तो ये मोर ऑफ ए साउथ कंपनी। अगर हम 4-5 साल पहले चले जाएँ तो ये साउथ से काफ़ी बड़ा इनका सेगमेंट आता था, बट नाउ दे हैव डन वेरी वेल इन नॉर्थ एज वेल, और नॉर्थ में भी इनका काफ़ी बड़ा मार्केट, और इसकी वजह से भी दे हैव डन वेल। तो ये मतलब अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके लिए फैक्टर रहा है,
राइट। और चैनल पार्टनर्स कंसिस्टेंटली बढ़े हैं, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है लास्ट 6 ईयर्स, राइट। रिटेल टच पॉइंट्स हैज़ ऑल्सो हैज़ ग्रोन वेल, सर्विस एसोसिएट्स हैज़ ऑल्सो डन वेल फॉर देम। एड स्पेंड जो है भी इनका, अगर एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स की बात करें एड स्पेंड की, राइट, तो ब्लू स्टार जो है वो ऑलमोस्ट 1% दे स्पेंड, हिटाची जो है वो पहले ऑलमोस्ट 2% दे स्पेंड, एंड वोल्टास ऑलमोस्ट 0.7-0.8% ऑफ एड दे आर स्पेंडिंग। तो ये कंसिस्टेंटली इस तरह से इन्होंने रहा है। इनका जो करंट कंट्रीब्यूशन कंज्यूमर प्रोडक्ट जो यूनिटरी प्रोडक्ट है उसमें से 10% जो आता है इनका रेवेन्यू, वो आता है इंटरेस्टिंगली ई कॉमर्स से, ठीक है। तो वो भी इनका काफ़ी अच्छा सेगमेंट इनके लिए है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 50-60% पहले ये मैन्युफैक्चर करते थे अपनी रिक्वायरमेंट का। देखिए वो श्री सिटी प्लांट जब से आया है उसमें 70-75% नाउ दे हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग वट एवर, मतलब दे आर सेलिंग। तो इसलिए वो एज आई सेड दे आर गेटिंग मोर कंट्रोल। और सदर्न रीजन श्री सिटी प्लांट से जो है अब, बिकॉज ये साउथ में खोला है, तो इससे और इनकी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस और बढ़ गई है विद साउथ रीजन, राइट। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो गई है और इन्वेंट्री कॉस्ट भी कम हो गई है, एंड तो उस तरह से वो भी ये सोच रहे हैं। एंड दे हैव बीन स्ट्रेंथनिंग देयर सोर्सिंग एंड मार्केटिंग टीम्स। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4-5 साल में काफ़ी सारे इन्होंने सोर्सिंग और मार्केटिंग में वेरियस डायरेक्टर्स एंड सीनियर लेवल पोजीशंस दे हैव फिल्ड। तो अगेन हाउ आर दे प्लेसिंग देमसेल्व्स? तो ग्रोथ जो मार्केट शेयर गेन हो रहा है वही तो डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव हो रहा है, और दूसरा ये है कि दे आर ऑल्सो फोकसिंग मोर इनटू मास प्रीमियम सेगमेंट। तो ब्लू स्टार वाज मोर इनटू प्रीमियम सेगमेंट पहले, तो इट हैज़ मोर प्रीमियम एसोसिएशन, राइट। तो वो देकिन और हिताची से compete करते थे, एंड नाउ दे आर बेसिकली एंटरिंग इनटू मास प्रीमियम सेगमेंट जहाँ पर बाकी सारे काफ़ी सारे प्लेयर हैं, वोल्टास, सैमसंग, लॉयड वगैरह के साथ नाउ दे आर कम्पीटिंग। तो विच इज़ है बिगर, ऑफ कोर्स द मार्केट इज़ बिग देयर, राइट। तो इसीलिए इनका मार्केट शेयर ओवरऑल हैज़ इम्प्रूव्ड एज वेल, ठीक है। तो आप जब एसी खरीद रहे हैं तो ये चीज़, ये टेबल भी अच्छे से समझ राइट, कि आप अगर महंगा एसी खरीदना है तो आपको पता है कि डेकिन से लेना है, हिताची से लेना है, ब्लू स्टार से लेना है, और थोड़ा मिड सेगमेंट लेना है तो ये सारी कंपनीज हैं, और थोड़ा सस्ता एसी लेना है तो ये सारी कंपनी थोड़ा सस्ता बनाती है। सुपर प्रीमियम मित्सुबिशी एंड जनरल बनाता है, तो जिसका जो बजट है उस हिसाब से यू कैन चेक। मार्जिन्स दे हैव बीन एबल टू मेंटेन स्टिल, राइट। अगर हम ओवरऑल इनके जो मार्जिन्स देखें, राइट, तो दे हैव बीन एबल टू मेंटेन देयर मार्जिन्स बिकॉज ऑफ द बेटर, एज आई सेड, कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने जो इम्प्रूव किया है उसमें, तो उसमें फिर भी दे आर एबल टू मेंटेन देयर मार्जिन्स, राइट। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी रही है इनकी, कि नॉर्थ में डेफिनेटली दे हैव हाईएस्ट कंपटीशन, तो उसमें कम है, लेकिन वेस्ट में दे हैव ए गुड मार्जिन्स। अब यही चीज़, अब इन्होंने मार्केट शेयर गेन किया तो वोल्टास ने मार्केट शेयर लूज़ किया है। वोल्टास है FY21 में 25% मार्केट शेयर, नाउ दे आर 21% मार्केट शेयर। तो ये चीज़ भी है कि वोल्टास स्टॉक हैज़ नॉट डन वेल। बाकी ऑफ कोर्स एसी में बहुत बड़ा उनका एल्यूमिनियम और कॉपर से कॉस्ट से उनकी मार्जिन्स काफ़ी इंपैक्ट होते हैं। तो ऑफकोर्स अभी करंटली जो ये कमोडिटी प्राइजेज हैं, दे आर एट डिसेंट लेवल्स, दे आर नॉट वेरी हाई लाइक इन FY21, एंड दैट्स वाई थोड़ा सा मार्जिन्स हैव इम्प्रूव्ड एज वेल। कंपैरिजन करें तो मार्केट शेयर जैसे मैंने बोला अभी इनका 13.5% है RAC में, रिटेल AC में, और इसका 21% है, इसका 12% है, इनका 9 to 10% है। और एबिट देखें अगर हम, इनका 7.8 है, वोल्टास 8.3 है, जॉनसन तो अभी नेगेटिव में है, हेवल्स ऑल्सो इज, लॉयड इज ऑल्सो इन नेगेटिव, राइट। एक्सपोर्ट इनका 8% है, वोल्टास डज वेल इन एक्सपोर्ट, दे आर 14% इन एक्सपोर्ट, right. So this is how they have various segmentation overall in this AC segment is. तो industry like I said बहुत ही under penetrated है, huge opportunity expected है लोगों को। सिर्फ हमारा 6% इंडिया में penetration है, जबकि चाइना है 60% penetration इन एयर कंडीशन, 60% लोगों के पास वहाँ पर AC है, इंडिया में सिर्फ 6% लोगों के पास AC है। ग्लोबली एवरेज इज 30% लोगों के पास AC है, तो इट्स अ ह्यूज अंडर पेनिट्रेशन वी हैव, राइट। एंड तो इसीलिए नंबर ऑफ यूनिट्स का जो एक्सपेक्टेशन है, जो ग्रोथ है इस मार्केट में, काफ़ी फास्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ओवरऑल, और ये बढ़ भी रहा है, ठीक है। सेंट्रल एसीज का भी बढ़ रहा है, स्प्लिट एसीज आर इंक्रीजिंग मोर नाउ, ठीक है। विंडोज एसी का मार्केट शेयर हैज रिड्यूस्ड, एंड कैगर जो है नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में इंडियन रूम एसी का 10% का माना जा रहा है फ्रॉम वॉल्यूम परस्पेक्टिव, और थोड़ा बहुत वैल्यू रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन का भी 9% का कैगर एक्सपेक्टेड है। तो ब्लू स्टार का रेवेन्यू अगर हम देखें तो दिस इज हाउ देयर रेवेन्यू क्वार्टरली ट्रेंड हैज़ बिन।
करंटली अगर हम क्वार्टरली Q3 का जो लेटेस्ट रिजल्ट मेरे पास है उसमें ऑलमोस्ट 2200 करोड़ का रेवेन्यू दे हैव डन, राइट। और ग्रोथ भी अगर हम देखें तो 11% का इनका ग्रोथ रहा है, और कंसिस्टेंटली आप देखोगे तो हायर डबल डिजिट का इनका लास्ट 8-10 क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। तो वही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ग्रो अच्छा कर रहे हो। क्यों अच्छा कर रहे हो? मार्केट शेयर गेन कर रहे हो। ईएमपी सेगमेंट आपका जो मैकेनिकल सेगमेंट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेगमेंट, उसमें आप रेलवे वगैरह में कर रहे हो जहाँ पर अच्छी ग्रोथ है, तो वहाँ पर भी आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए, और नए मास सेगमेंट में एंटर कर रहे हो, फिर अपनी कॉस्ट भी इंप्रूव कर रहे हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हो। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में जिसमें ये प्रेजेंट है वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ है, ठीक है। तो वहाँ पर भी इनका मार्केट शेयर अच्छा है और वो भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा, रिटेल सेगमेंट इज़ डूइंग वेल, तो वो सारी चीज़ें भी चल रही है। तो इसलिए ओवरऑल कंपनी हैज़ बीन डूइंग वेल ग्रोथ वाइज। तो यही चीज़ आप देखेंगे तो एबिटा मार्जिन्स हैव ऑल्सो ना हायर ट्रैजेक्टरी अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें, राइट। एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी एक ठीक ठाक, उनके 4-4.5% लेटेस्ट आया, 4.5% का प्रॉफिट मार्जिन, तो वो भी एक अच्छे खासे इनके अपर ट्रेंड में ओवरऑल है। मतलब ग्रोथ भी बढ़ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और वो भी अच्छा हो रहा है, राइट। और तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू जो ऑब्वियसली ईएमपी जो है वो सबसे बड़ा सेगमेंट है इनका। अगर हम Q3 के बारे में बात करें, Q2 में भी सबसे बड़ा वही था। और बट वही है कि Q4 जो है या Q1 जो है, आई एम श्योर उसमें यूनिटरी मेथड्स, क्योंकि एसी जो बिकते हैं और स्पेशली जो हमारे जैसे लोग लेते हैं वो अभी ले रहे हैं, अप्रैल मई जून में सबसे ज़्यादा बिकते हैं, राइट। या मार्च में थोड़ा बहुत बिकते हैं। तो ऑफकोर्स Q4 जो रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इनका Q4 और Q1 रहेंगे। Q1 एक्चुअली सबसे बड़ा रहेगा क्योंकि जून सेगमेंट। तो अभी जो हमारा क्वार्टर चल रहा है, मैं Q1 में ही बना रहा हूँ, तो इसमें ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहेगी। और ये देखो आप Q1 में 112, 198, 1128, तो Q1 ऑलवेज इज़ द बिगेस्ट फ्रॉम यूनिटरी मेथड्स। और बाकी नहीं तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो है वो अच्छा खासा कर ही रहा है। प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक छोटा है, 40 से आप देखो ये भी 104 करोड़ है, तो वो भी एक अच्छे से बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम इसमें प्रॉफिट्स के हिसाब से भी देखें तो प्रॉफिट्स भी उसी ट्रेंड में है, उसी तरह के मार्जिन्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट इसमें काफ़ी अच्छा है इनका। तो ये देखो आप 100 करोड़ रुपए ये रेवेन्यू कर रहे हैं और उसमें 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे हैं, जबकि छोटा सेगमेंट है। अगर हम ईयरली यही चार्ट देखें जो अगर हम उस हिसाब से देखें तो यू विल सी द ग्रोथ इन लास्ट 3 ईयर्स, 42%, 31%, 18%। अगर हम 9 मंथ्स का देखें तो कंसिस्टेंटली दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल इन रेवेन्यू टर्म्स। और यही चीज़ एबिटा मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर, राइट, नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो यही सब सेक्टर देखता है, यही तो देख रहा है सब एनालिस्ट कि भाई तुम ग्रो भी कर रहे हो, टॉप लाइन भी ग्रो हो रहा है, बॉटम लाइन भी ग्रो हो रहा है, मतलब मार्जिन्स भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है, तो बहुत अच्छी कंपनी है, राइट। अब इसमें भी कुछ भी चीज़ें अगर लगती है कि ख़राब हो रही है तो वो चीज़ देन द मार्केट डजंट गिव वैल्यू, और वही चीज़ वोल्टास के साथ हुआ, राइट। तो यही चीज़ है। आप रेवेन्यू सेगमेंट में भी देखेंगे तो ऑफकोर्स वही चीज़ है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल सबसे बड़ा सेगमेंट है इनका, नो डाउट इन इट कंसिस्टेंटली, बट दैट इज़ ऑल्सो कैचिंग अप। यूनिटरी मेथड इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज एंड प्रोफेशनल, वो भी काफ़ी एक अच्छे से ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, ठीक है। रेवेन्यू मिक्स सेगमेंट हमने ये सब देख लिया है, राइट। एबिट वगैरह सब मैंने डिस्कशन, एबिट मार्जिन्स भी आप देखेंगे तो एज आई सेड कि प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मार्जिन्स आर वेरी गुड, राइट। तो एबिट मार्जिन्स फॉर देम इज ऑलमोस्ट 15%, और वो कम हुए हैं जबकि वो 23% तक थे, बट दैट इज बीन रिड्यूसिंग, बट होपफुली लेट्स सी क्या होगा, बट इट इज़ वेरी स्मॉल सेगमेंट एज वेल। तो इंपॉर्टेंट हमें इन दोनों के मार्जिन्स देख रहे हैं, तो ये बढ़ रहे हैं, ये 7.6% के आसपास चले गए हैं। FY18 में था 8.4%, अभी 7.6। ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन इन यूनिटरी मेथड इज ऑल्सो वेरी हाई। आपको ये समझना है कि AC जैसे हमने देखा इतनी सारी कंपनीज हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप प्राइसिंग, आपके पास पावर ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। और सैमसंग, LG जैसे ब्रांड्स हैं जो बड़े बड़े, बहुत बड़ा ब्रांड है जो इंडिया में, ठीक है, तो वो उनके साथ भी हम कम्पीट कर रहे हैं। फिर वर्लपूल जैसी कंपनीज हैं जो इंडिया में हैं, जो MNCs हैं, अच्छा ब्रांड है, वो भी कम्पीट कर रहा है। तो अगेन इट्स अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव स्पेस, तो मार्जिन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि नए नए सेगमेंट्स में एंटर करो, वहाँ से इंप्रूव करो। EMP सेगमेंट में देयर मार्जिन्स आर इंप्रूविंग, देखो आप कंसिस्टेंटली 5.2, 5.5, 4.2, 4.8, ये कोविड था, 6.1, 6.9, 7.1, तो वो सेगमेंट इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर फिर भी आप B2B सेगमेंट में रिलेशनशिप बेस्ड और जैसे मेट्रो वगैरह में ये काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर मार्जिन्स दे आर इंप्रूविंग, तो वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ROC कंसिस्टेंटली, ROE इज कंसिडर, आप 35% का ROC है, 34% का ROE है, राइट। तो काफ़ी एक अच्छा है। डेट भी ज़्यादा नहीं है, 0.43 का ही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। रिसीवेबल डेज अगर हम देखें तो 63 डेज ही, वो भी मतलब डिक्रीज़ ही हुआ है अगर हम FY23 तक देखें। और इन्वेंट्री डेज भी जो है वो 59 है। ऐसा कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं है कि बहुत बढ़ गया या कम हो गया। पेबल डेज जो है 169 है, तो कंपनी की स्ट्रेंथ है कि मतलब कंपनी 6-6 महीने में
ऑलमोस्ट लोगों के पैसे वापस दे रही है। तो वही है कि कंपनी को एक ट्रस्ट है लोगों को, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। केपेक्स जो है वो लास्ट बहुत अच्छे केपेक्स ये 218 करोड़, 182 करोड़ और 250 से 350 करोड़ का केपेक्स नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में उन्होंने एक्सपेक्ट भी किया है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटाइजेशन में, राइट। तो केपेक्स इज ऑल्सो हैज़ बीन प्रेटी गुड इन लास्ट 2-3 ईयर्स। पीयर ट्रेंड रेवेन्यू तो ऑफकोर्स वोल्टास सबसे बड़ी जो वोल्टास ही है, फिर ब्लू स्टार है और ऑब्वियसली हिटाची इज अ स्मॉलर कंपनी। रेवेन्यू ग्रोथ हिटाची हैज़ नॉट बीन डूइंग वेल, नेगेटिव है, लॉस मेकिंग कंपनी चल रही है तो इसलिए उसका स्टॉक भी नेगेटिव चल रहा है, राइट। बट रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखें तो इनकी ही सबसे अच्छी, अगर हम देखें ब्लू स्टार की लास्ट 3-3.5 साल से कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी रही है। और वोल्टास जो है वो भी ठीक ठाक रहा है, बट अगेन आई थिंक अगर आप देखोगे कंसिस्टेंटली लास्ट 7-8 साल से, तो ब्लू स्टार हैज़ मोस्टली ग्रोन बेटर देन द वोल्टास। यही चीज़ एबिटा ट्रेंड भी आप अगर देखेंगे तो इसी तरह का एबिटा ट्रेंड है, राइट। जबकि वोल्टास इज़ अ मच बिगर कंपनी तो ऑफकोर्स, बट 9 मंथ्स में भी देखेंगे तो बिकॉज ऑफ कोर्स उनका ईएमपी सेगमेंट इज़ नॉट डूइंग वेल, तो इसलिए इसका बेटर है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये अब आप अच्छे नंबर्स करोगे, सब चीज़ें करोगे तो वो चीज़ें हैं, राइट। गवर्नेंस एक मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कोई भी ऐसा नेगेटिव भी गवर्नेंस रहा नहीं है, काफ़ी पुरानी कंपनी है तो कभी भी इस तरह का कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं रही है। अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है, 39% 40% के आसपास, अभी थोड़ी कम हुई है बिकॉज दे रेज सम मनी रिसेंटली, तो इसकी वजह से थोड़ी सी कम 36.5 पे, बट स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग DIS होल्डिंग, 25% का DIS होल्डिंग है, 15% का FIS होल्डिंग है, राइट। तो क्लियरली ये है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनली बैक्ड कंपनी है। SBI म्यूचुअल फंड का 8% का स्टेक है, कोटक म्यूचुअल फंड का 6% का स्टेक है। तो ये सारी चीज़ें हैं विच शोज़ की स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, राइट। तो 1000 करोड़ का भी जैसे मैंने बोला QIP रेज किया था, इसकी वजह से मैनेजमेंट का 38.9 से 36.5% का वो हुआ है। तो रिस्क क्या क्या है, ऑफकोर्स एक कंपटीशन इज अ बिग रिस्क, स्पेशली इन RAC सेगमेंट, जो इनका यूनिटरी मेथड सेगमेंट है, तो वो उसमें मार्जिन हमेशा प्रेशर में रहेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है उसमें, राइट। और तो अभी उसमें ये हाउ दे आर प्लानिंग इज कि ऑफकोर्स बाय कि भाई आप एक थोड़ा प्रीमियमनेस रखो प्रोडक्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करो, राइट। और जब ज़्यादा मार्केट का डिमांड है, जैसे अभी चल रहा होगा अप्रैल मई में, तो उस टाइम अच्छी खासी इन्वेंट्री क्रिएट करके रखो, राइट। कैसा ना हो कि भाई हमारे पास सामान ही नहीं है, अब मैं मान लो AC लेने जाऊँ, ब्लू स्टार का सामान ही नहीं है, तो आई हैव मिस्ड द बस, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इस टाइम बिकता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ऑफकोर्स कंपटीशन विल टेक केयर ऑफ थिंग्स। तो ये कंपटीशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नेगेटिव रहता ही है। फिर कमोडिटी प्राइजेज, राइट, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है ऑन इट्स AC बनाना, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो कमोडिटी प्राइजेस मतलब कॉपर प्राइजेस और इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। अगर वो जैसे क्रेजी प्राइजेस इंक्रीज़ हुए थे FY21 में, या फिर कुछ इस तरह से ग्लोबली कुछ इशू होता है, तो फिर वो मार्जिन्स पे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप इतनी आसानी से कॉस्ट पास नहीं कर सकते B2C में। कल AC अगर 25,000 का बिक रहा है और कल एकदम से 30,000 का बिकेगा, तो ऑफकोर्स देयर विल बी एन इम्पैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट टू बिग ग्लोबल प्लेयर्स, राइट। तो ग्लोबल प्लेयर्स की तरफ ऑब्वियस मोर एंड मोर ग्लोबल प्लेयर्स विल कम इन दिस सेगमेंट्स, right, because India is a very fast growing market, तो more and more MNCs want to enter, तो not just in unitary methods, EMP में आप, तो वो भी वहाँ पर भी आपको हमेशा इनोवेट करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स अच्छे इंप्रूव करने पड़ेंगे, अपना ब्रांड नेम इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं इस कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में, ठीक है। तो ये एक ऐसा सेगमेंट, मतलब इसमें ऐसा मोड क्रिएट करना, इसमें मोड क्रिएट करना बहुत टफ है, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव मार्केट रहने ही वाली है, राइट। तो what they are doing definitely, वो इसलिए they have been winner, they have done well, right, in last 3 साल। क्या क्या अच्छा किया, स्पोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं आप, ठीक है। तो कि भाई अच्छा, इंडिया मार्केट एक बहुत कॉम्पिटिटिव होगा, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल रेफ्रिजरेशन इनका अच्छा मार्केट शेयर है, तो वहाँ पर डबल कर ली अपनी कैपेसिटी, राइट। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं कि ठीक है भाई, मार्जिन को जितना भी हम इंप्रूव कर सकें खुद मैन्युफैक्चर कर करके, वेंडर के थ्रू ना करके, तो वहाँ पर वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो यही सारी चीज़ें हैं, नए नए सेगमेंट्स में जहाँ पर फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, रेलवे वगैरह, वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो और अपना ब्रांड नेम ब्लू स्टार को इंप्रूव कर रहे हैं। ऐसे सेगमेंट पहले मास प्रीमियम में नहीं थे, मास प्रीमियम में एंटर कर रहे हैं कि भाई ठीक है, वहाँ पर भी जितना भी मार्केट शेयर मिल रहा है लो, तो ये सारी चीज़ें। और प्रोफेशनल नया इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में एंटर हो रहा है, जहाँ पर अच्छा खासा मार्जिन है, तो दे आर ट्राइंग, राइट। तो दैट्स अ मार्क ऑफ गुड इनोवेटिव गवर्नेंस एंड कंपनी। बट वही है, ये कंसिस्टेंटली करना है, तभी आप विनर हैं। तो अभी तक दे हैव बीन एबल टू डू डेफिनेटली, विच अदर्स आर मे बी नॉट एबल टू डू दैट मच। तो इसीलिए ये डिफरेंशिएट इन्होंने क्रिएट किया है, दैट्स व्हाई द स्टॉक प्राइस इज लाइक दैट। तो यही चीज़ है, यही चीज़ हमें बेसिकली फिगर आउट करनी है एज ए एनालिस्ट, कि ये कौन सी कंपनी है जो इस तरह से करेंट, मतलब एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी कुछ ऐसा अलग नहीं है, कोई भी AC बना सकता है। आपने एम्बर एंटरप्राइज का भी हमारा शायद वीडियो देखा होगा, इसमें मतलब वो सब बनाते हैं, पूरा AC भी बना देते हैं, आपको बस ब्रांड लगाना है, देखना है, तो ब्रांड क्रिएट कर लो,
डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर लो तो फिर कोई भी बना लेगा। अब क्रोमा भी बेच रहा है अपने एसीज, ठीक है, विजय सेल्स भी अपने एसीज बेच रहा है, तो काफ़ी सभी बेच रहे हैं, राइट। आई एम श्योर रिलायंस वाले भी कुछ दिन पहले, रिलायंस रिटेल वाले भी अपना एसी बना के बेच देंगे, क्योंकि एसी बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स हैं जो बना के दे रहे हैं, बट उसमें अपना ब्रांड क्रिएट करना, मार्जिन क्रिएट करना, डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना, फिर एक्सपोर्ट्स पे फोकस करना और उसमें बाकी चीज़ें इनोवेट करना कि नए नए टाइप के एसीज लॉन्च करना, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ कंसिस्टेंटली कोई कंपनी कर सकती है, वही विनर है। तो इट्स नॉट अ ईजी मार्केट, इट्स नॉट अ मार्केट विच इज़ कि ये शॉर्ट ग्रोथ है। यहाँ पर गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस अच्छा चलेगा तो ग्रोथ आएगी। तो इसलिए सब चीज़ें देखो, एक्सपोर्ट्स कैसे देखो कि बाकी सेगमेंट्स कैसे कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, तो ये कंसिस्टेंटली देखना पड़ेगा अगर आप इसको कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली ग्रोथ बहुत बड़ा है, सेक्टरी ग्रोथ बहुत स्ट्रॉग है। अब इसमें मार्केट शेयर कोई लूज़ करे तो फिर वो प्रॉब्लम है। अब सेक्टर ग्रोथ तो हो रहा है, 10-12-15% का ग्रोथ है सेक्टर में, बट आप एज ए कंपनी अपना मार्केट शेयर अगर मेंटेन भी करते हैं तो 12-15% से ग्रो कर रहे हैं। अगर मार्केट शेयर गेन करते हैं तो फिर तो क्या ही बात है, ठीक है। तो इसीलिए वो पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 62 का पी रेशियो है करंटली कंपनी का, क्योंकि ग्रोथ हैज़ बीन वेरी गुड इन लास्ट 3 ईयर्स। तो लोगों का एक्सपेक्टेशन ऐसे ही होगी, राइट। तो वो उस तरह से करा तो बिल्कुल जस्टिफाइड है, नहीं कर पाए तो फिर जस्टिफाइड नहीं है, राइट। अगर जिस तरह का उन्होंने बोला है कि भाई 4,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे नेक्स्ट 3 साल में, तो मुझे नहीं लगता कि एक बाई इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, इट इज़ एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। तो फिर तो मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब रिस्क वो कर पाते हैं, तो नहीं कर पाते तो फिर रिस्क। तो यही है, यही चीज़ करनी है, यही रिस्क है जब आप इन्वेस्ट करते हैं। 1 साल में देखो 92% स्टॉक बढ़ गया, 3 साल में 50% का कैगर है स्टॉक का, एक्सेप्शनल रिटर्न दिस स्टॉक हैज़ गिवन एंड वी हैव अंडरस्टूड द रीजंस, राइट। तो मार्केट कैप वाइज नाउ दे आर एट 28,000, दे आर अ प्योर मिड कैप कंपनी। वोल्टास इज 43,000, जॉनसन ऑफ कोर्स, हैवेल्स तो ऑफ कोर्स बड़ी काफ़ी बड़ी वायर वगैरह भी बहुत है, तो 94,000 करोड़ है, ठीक है। पी रेशियो इनका 59 है, 155 वोल्टास का, इसलिए क्योंकि अर्निंग ही बहुत कम हुई है उनकी, ग्रोथ ही नहीं है उनकी अर्निंग में, तो इसलिए ये सही है ही नहीं पी इनका, राइट। तो इस तरह डिविडेंड यील्ड इनकी सबसे हाईएस्ट है। स्टॉक रिटर्न्स आप देखोगे तो आप मतलब 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न्स यू सी 33% 5 ईयर में इन्होंने कागर दिया है, इसने 16 दिया है, इसने 15 दिया है। तो वाई इट हैज़ बीन गिवन, आई एम श्योर यू कैन सी दिस। तो इस टाइप का हम ये कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं इस कंपनी को, दो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी मॉडल पोर्टफोलियो, बट इट इज़ डेफिनेटली पार्ट ऑफ लॉट ऑफ शॉर्ट लिस्ट, राइट, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ सेगमेंट टू अंडरस्टैंड। एज अ सेट समथिंग, ये मार्जिन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, गवर्नेंस पे बहुत फोकस, और ये इस तरह का अगर जैसे मैंने बोला कि ये चीज़ें कर पाते हैं तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, एंड इट इज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ अवर पोर्टफोलियोज की शॉर्ट लिस्ट में। मे बी सम डे व्हेन वी फाइंड दिस कंपनी या कोई अच्छा रिप्लेसमेंट कोई छोड़ रहे हैं तो इसको बिल्कुल ये शायद पोर्टफोलियोज में भी आ सकता है, ठीक है। तो एक डेफिनेटली वेरी वेरी हाई क्वालिटी कंपनी है विच वी शुड डेफिनेटली लुक एट। आप अगर एक इस सेगमेंट में विच इज़ अ वेरी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट, इसी पेनिट्रेशन वगैरह देख लिया, 6% का पेनिट्रेशन है, ग्लोबल एवरेज 30% है, और हम जबकि एक मतलब गर्म देश है, राइट, हम वी आर हॉट ओवरऑल एज अ समर ओरिएंटेड कंट्री है, तो आई थिंक इट हैज़ अ लॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड एंड वी आर अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एज वेल। तो मेरे को लगता है कि 12-15% का ग्रोथ सिर्फ मार्केट मेंटेन करके ही होगा कंपनी का, और अगर दे कैन इंक्रीज द मार्केट शेयर, नथिंग लाइक इट। But yes, risk is competition. It is not from strong. It's a very, very strong competition from a lot of players. And that is a risk we need to take. And that is what we need to follow and analyze when we are tracking this company. That is all. Have a great time ahead. दोस्तों, आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आप जो है अगर कोई क्वेश्चन है इस पे वीडियो पे, या कोई और वीडियो इस तरह का डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर डालिए। वी विल ट्राई टू मेक दैट एज वेल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।